ये अर्धवार्षिक पेपर ही नहीं दोस्तों, बल्कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी है। आज मैं आपको भूगोल में अर्धवार्षिक पेपर कैसे आएगा आपके कॉलेज में वो प्रारूप दिखाऊंगा और सॉल्व करके भी आपको बताऊंगा। उसकी बड़ी बात ये है कि ये जो पेपर है जो आप सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम भी आएंगे। ऐसा पेपर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से हाफ फेल एग्जाम में पेपर आते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन अगर आप पूरा अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड पेपर में भी जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस प्रकार से निर्देश वगैरह देगा और सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में भी 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, जनसंख्या परिवर्तन का प्रमुख घटक कौन सा है। सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि आखिर जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है, तभी आप पूरा ऑप्शन सही तरीके से टिक कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों जनसंख्या लिखा गया है। जन मतलब होता है लोग, ठीक है, जन मतलब होता है लोग, और संख्या मतलब लोगों के आंकड़े। यानी हम कह सकते हैं जो लोगों का समूह है, जो लोगों का आंकड़ा है, वही जनसंख्या कहलाता है। और इस जनसंख्या में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, मतलब बदलाव हो रहा है। तो बदलाव कौन कौन से ऐसे प्रमुख घटक हैं जिनसे होता है। क्या जन्म से बदलाव होता है? बिल्कुल होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे 100 लोग रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 10 लोग की जन्म हो जाती है, तो क्या इस जनसंख्या में कोई परिवर्तन हुआ, कोई बदलाव हुआ? हाँ बिल्कुल बदलाव हुआ, 110 जनसंख्या हो गए। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे एक घटक हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर आपका जन्म भी रहेगा। आगे दोस्तों यहाँ पे मृत्यु भी दिया है। मान लीजिए कहीं पे 100 लोग हैं, इसमें से 3 लोग की मृत्यु हो जाती है, 97 बचते हैं, सॉरी 97 बचते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, यानी जन्म और मृत्यु दोनों से परिवर्तन होता है। आगे दोस्तों यहाँ पे प्रवास लिखा है। प्रवास का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए गांव है, ठीक है, और फिर उसके बाद शहर है, मान लेते हैं। गांव में मान लीजिए यहाँ पे 100 लोग हैं और शहर में मान लीजिए यहाँ पे 1000 लोग हैं। तो शहर में से अगर मान लो यहाँ पे 10 लोग आगे शहर में चले गए, गाँव से शहर में चले गए 10 लोग, तो यहाँ पे 90 बचेगा और यहाँ पे 10 जाके ऐड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जनसंख्या परिवर्तन प्रवास से भी होता है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये तीनों सही होगा, यानी उपरोक्त तो सभी वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप आंसर अगर टिक करते हैं तो कभी ज़िंदगी भर आप भूलेंगे नहीं और सही तरीके से एक जेन्युइन टिक करके आएंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। क्या उसे जनसंख्या वृद्धि कहेंगे, या जनसंख्या घनत्व कहेंगे, या जनसंख्या संरचना कहेंगे, या जनसंख्या वितरण कहेंगे। जब किसी भी वर्ग किलोमीटर एरिया पे लोग निवास करते हैं तो उस निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो उसमें राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। दूसरा, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। आर्थिक क्रियाएं दोस्तों 4 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और उसके बाद चौथा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राथमिक क्रिया है उसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। द्वितीय क्रिया में प्राकृतिक संसाधन को ही जब अधिक उपयोगी बना दिया जाता है तो उसी को द्वितीय क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कृषि में गन्ना हुआ तो ये प्राथमिक क्रिया में आ जाएगा, और गन्ने से अगर चीनी बना दिया जाए तो ये आपका द्वितीय क्रिया में हो जाएगा। तो गन्ना से ज़्यादा कीमती चीनी होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें द्वितीय क्रिया पूछा है। तो मछली पकड़ना, ये लोग प्राकृतिक संसाधन को उपयोग करते हैं, तो मछली पकड़ना नहीं होगा क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन है। कृषि भी आपका प्राकृतिक संसाधन है, और पशुपालन भी। तो विनिर्माण इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। विनिर्माण का मतलब होता है किसी ऐसे वस्तु को किसी दूसरे उपयोगी वस्तु में बदलने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहा जाता है। आगे दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेवा क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र मतलब सर्विस देना, यानी आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा। तो खनन इसमें, कृषि, और जो वानिकी है, वानिकी मतलब वन से संबंधित है। तो ये तो सब तीनों जो है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब इसमें राइट आंसर आपका परिवहन हो जाएगा, क्योंकि परिवहन सर्विस देता है, सेवा प्रदान करता है, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट है इसमें
अगला क्वेश्चन है, भारत में लिंगानुपात से क्या अभिप्राय है? तो लिंगानुपात का मतलब होता है यहाँ पे कि कितनी स्त्रियां हैं, ठीक है। स्त्री प्लस पुरुष का जो अनुपात होता है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। तो 1000 पुरुषों पे जितनी महिलाओं की संख्या होती है, 1000 मेल हैं, और 1000 मेल पे जितनी फीमेल होंगी, ठीक है, जितनी फीमेल होंगी उसी को जो है लिंगानुपात कहा जाता है। तो 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को ही जो है क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को, यहाँ पे 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ये वाला राइट आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पहले वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है? खाद्यान्न फसल में पूछा गया है तो चाय पीने योग्य है, ये चाय पिया जाता है, तो यहाँ पे खाद्यान्न पूछा है तो राइट आंसर नहीं होगा ये। कॉफ़ी भी पिया जाता है, मतलब लोग पीते हैं। गेहूँ, ये खाद्यान्न फसल ही खाया जाता है। रबर खाया नहीं जाता है, तो इसमें राइट आंसर आपका जो हो जाएगा गेहूँ, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है छोटा नागपुर पठार, थार का मरुस्थल, कश्मीर घाटी, मालवा का पठार। तो ज़्यादातर जो है लौह अयस्क जो भंडार हैं वो छोटा नागपुर पठार में देखने को मिलता है, यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन स्थल मार्ग है? स्थल मार्ग पूछा है तो जल परिवहन स्थल मार्ग पे नहीं आएगा, वायु भी नहीं आएगा, रेल परिवहन आएगा आपका, तो स्थल मार्ग में आपका रेल परिवहन आ जाएगा, समुद्री भी ये भी नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, देखिए यहाँ उत्तर मैंने लिख दिया है। जब आपका इसका पीडीएफ प्राप्त करेंगे तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल पर भी जो है भेज दूंगा, तो दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और जो है आप आगे व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी खासी आपकी करवा देंगे और पिछले 5 सालों का अनुभव के साथ में जो है आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। आइए दोस्तों बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की। तो अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन में क्या अंतर है? प्रवास से क्या अभिप्राय है? प्रवास के एक कारण लिखिए, इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जाएगा। आइए दोस्तों एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अति लघुत्तरीय में आपका पहला प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन में क्या अंतर है? तो बहुत सिंपल अंतर है इसमें। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ यहाँ पे है जनसंख्या में बढ़ोतरी से है, ठीक है। जनसंख्या में जो बढ़ोतरी होती है उसी को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि जनसंख्या कहीं पे 100 है, ठीक है, यहाँ पे बढ़कर मान लो 10 बढ़ गया तो 110 हो जाएगा। तो जो ये 10 बढ़ा है इसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ जनसंख्या परिवर्तन में क्या होता है? बदलाव होता है। ये बदलाव 3 तरीके से होता है जो मैंने भी आपको ऊपर बताया है। जनसंख्या में परिवर्तन जो होता है वो जन्म, मृत्यु और प्रवास के 3 कारण ऐसे होते हैं जिससे जनसंख्या में बदलाव होता है। तो जनसंख्या परिवर्तन में बदलाव होता है और जनसंख्या वृद्धि में केवल बढ़ोतरी होती है, यही छोटा सा अंतर है, ठीक है, सिंपल है। आगे दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रवास में क्या अभिप्राय है? प्रवास किसे कहते हैं और प्रवास का कोई एक कारण बताइए। तो प्रवास का मतलब बहुत सिंपल से तरीका ये है कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगते हैं या बस जाते हैं तो उसी को प्रवास कहते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे लोग गांव से शहर में चले जाते हैं तो गांव से शहर में जाने की प्रक्रिया को प्रवास कहा जाता है। तो छोटा सा भी डायग्राम बना सकते हैं और डायग्राम के माध्यम से अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, बेहतरीन नंबर मिलेगा। नंबर को कैसे एग्जामिनर से लेना है वो तरीका दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, छोटा छोटा स्टेप मैं आपको बताता चलूंगा कैसे आप पूरा नंबर पा सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका प्रमुख कारण ये लिख सकते हैं आप यहाँ पे, रोजगार की तलाश में लोग जो है गांव से शहर में जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि मानव विकास और आर्थिक विकास में क्या अंतर है? तो 2 अंतर आपको बताना है मानव विकास और आर्थिक विकास में। तो मानव विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर ध्यान दिया जाता है। यानी मानव विकास कैसे करेगा? जब उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, जब उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जब उसका जीवन स्तर ठीक ठाक रहेगा, तभी तो मानव विकास कर सकता है, सिंपल सी बात है। आप अपने ऊपर लेके देखिए कि अगर आप शिक्षित नहीं
है तो क्या आप विकास कर सकते हैं? विकास नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्वस्थ नहीं, आपका स्वास्थ्य खराब है, आपका तबीयत खराब है, तो क्या आप विकास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपका जीवन स्तर खराब है, मतलब आपके पास पैसे नहीं है, क्या आप विकास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मानव विकास का मतलब यहाँ पे है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, ये तीनों आपका इंपॉर्टेंट होता है। वहीं अगर आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक विकास में इसमें आय, उत्पादन और रोजगार पर जो है ध्यान दिया जाता है। यानी आर्थिक विकास में कैसे आय बढ़ेगी, कैसे उत्पादन होगा, रोजगार में कैसे वृद्धि होगी, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। तो ये दोनों में अंतर हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत में लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक बताइए। तो लिंगानुपात क्यों प्रभावित होता है, कैसे प्रभावित होता है, वो जानना है। तो उसके 2 कारक यहाँ पे दिए गए हैं। पहला, लिंग के आधार पर भेदभाव करना, ये आपका प्रभाव हो जाएगा। दूसरा, महिलाओं के स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति कारण ऐसा भेदभाव देखने को मिलता है। तो ये 2 ऐसे कारण हैं जिसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन के 2 लाभ बताइए। तो उसमें 2 पॉइंट आप आसानी से लिख सकते हैं। सड़क पर तो हमेशा चलते होंगे। सड़क परिवहन कम दूरी यात्रा को आसानी से की जा सकती है। यानी अगर मान लो आपको कहीं बाजार जाना है, ठीक है, अपने क्षेत्र के बाजार में जाना है, तो आप जो है एरोप्लेन से नहीं जाएंगे, ट्रेन से नहीं जाएंगे, आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में सड़क से आसानी से पहुंच जाएंगे। तो ये सड़क परिवहन का लाभ हो जाएगा। गांव से शहर को आपस में जोड़ने में सबसे सहायक होता है। तो 2 लाभ लिखना है, आसानी से 2 लाभ लिख सकते हैं, 2 नंबर आसानी से पा सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे शुरू होता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाकर लिखना होता है। और कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, विश्व में जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों का क्या महत्व है, आयु संरचना को समझाइए। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक एक करके ये समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व में जनसंख्या के विभिन्न जो आयु वर्ग हैं, इनका महत्व क्या है और इनकी आयु संरचना को समझाइए। तो यहाँ पे एक एक करके समझ लेते हैं कैसे इसको समझना है। तो देखिए, आयु संरचना से आशय होता है कि अलग अलग आयु के लोगों का अनुपात से होता है। यहाँ पे बात कह रहा है कि जिसमें जनसंख्या 0 से 14 वर्ष के 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है 0 से 14 वर्ष, दूसरा है 15 से 59 वर्ष और तीसरा है 60 वर्ष। तो अगर इसको एक एक करके समझे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका बाल्यावस्था हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बाल्यावस्था आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका प्रौढ़ावस्था हो जाएगा, ठीक है, आपका मान लीजिए यहाँ पे प्रौढ़ावस्था हो जाएगा। फिर इसके बाद आती है आपका तीसरा अवस्था, वृद्धावस्था हो जाएगी। ठीक है, 3 टाइप का बांटा गया है। तो देखिए, जो पहला टाइप है 0 से 14 वर्ष में, इसमें क्या है कि बच्चों की संख्या अधिक होने पर शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिक उनकी आवश्यकता होती है। जो बच्चे होते हैं उनको किसकी जरूरत होती है? शिक्षा की जरूरत होती है, स्वास्थ्य की जरूरत होती है और उनको अधिक आवश्यकता होती है इस सब की चीज़ों की। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट इसमें है 15 से 59 वर्ष के जो लोग होते हैं, ये कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं कि नहीं, ये आर्थिक गतिविधियों में अपना योगदान देते हैं। 15 से 59 वर्ष के लोग काम करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। और इसके बाद 60 वर्ष के जब ऊपर हो जाते हैं तो वृद्ध अवस्था में आते हैं। यानी स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता जो है ये होती है। जैसे दादाजी घर पे होते हैं, दादी होते हैं, वो क्या करते हैं? समाज की सुरक्षा, देखभाल, घर की देखभाल ही तो करते हैं। ठीक है, बाकी उनका स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि वृद्धावस्था में स्वास्थ्य की ज़्यादा समस्याएं होती हैं। इसलिए आयु संरचना किसी देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जनसंख्या संगठन में लिंगानुपात और साक्षरता का क्या महत्व है? जनसंख्या संगठन क्या है, पहले ये जान लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका क्लास है, ठीक है, आपका जो क्लास है उसमें क्या सबकी लंबाई एक जैसी होगी? एक जैसी नहीं होगी। क्या सबकी आयु एक जैसी होगी? एक जैसी नहीं होगी, कहीं न कहीं उसमें कुछ अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या सभी एक ही जाति के लोग होंगे आपके क्लास में? ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, जब आपके क्लास में अलग अलग जाति के लोग हों, ठीक है, अलग अलग जाति के लोग हों, अलग अलग जो है लंबाई के लोग हों, ठीक है, लंबाई के लोग हों, अलग अलग जो है उम्र के लोग हों, ठीक है, उम्र के लोग हों, तो इस प्रकार के जो समूह होता है, इस समूह को जनसंख्या संगठन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें लिंगानुपात और साक्षरता के महत्व को आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें महत्व को आप लिख सकते हैं। इसमें लिंगानुपात में पुरुषों और महिलाओं की संख्या में संतुलन का पता चलता है। इससे समाज में महिलाओं की स्थिति को समझने में सहायता मिलती है। तो जैसे आपको समाज में जानना है कि पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी है, कैसी है, तो आप कैसे पता करेंगे? लिंगानुपात से पता कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है साक्षरता। साक्षरता से लोगों की शिक्षा जरूरतों का पता चलता है। अधिक साक्षरता वाले रोजगार, स्वास्थ्य, जीवन, इनका स्तर
बेहतर होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, तो अपने वो रोज़गार को पाते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, जीवन स्तर सुधार में आता है, जिस प्रकार से आपका साक्षरता हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए दोनों क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में अंतर जो है उदाहरण सहित बताइए। तो प्राथमिक क्रिया क्या होती है, इसके बारे में आप पहले लिखेंगे। प्राथमिक क्रिया वो होती है इसमें प्राकृतिक संसाधनों को सीधे वस्तु के रूप में प्राप्त की जाती है, जैसे कृषि, मछली पकड़ना, पशुपालन, ये प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्रिया कहते हैं। द्वितीय क्रिया में देखिए, प्राथमिक क्रिया को हो जब दूसरे उपयोगी वस्तु में बदला जाता है तो उसी को द्वितीय क्रिया कहते हैं। जैसे कि कपड़ा उद्योग है, कपास से क्या बनता है, कपड़ा बनता है, तो कपड़ा उद्योग हो जाएगा। ठीक है, लौह अयस्क से लौह इस्पात बनता है, गन्ना से चीनी बनता है, तो द्वितीय क्रिया में आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर तृतीय क्रिया देखिए, तृतीय क्रिया करता है प्राथमिक और द्वितीय को सेवा प्रदान करता है। तो प्राथमिक जो है और द्वितीय को सेवा प्रदान करने वाला जो क्रिया है उसे तृतीय क्रिया कहते हैं। इसमें बैंकिंग, परिवहन, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सेवाएं जो है इसमें शामिल की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला दोस्तों यहाँ पे है, भारत में मानव बस्तियों के ग्रामीण और नगरीय स्वरूप में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है कि ग्रामीण बस्तियाँ कैसी होती है, नगरीय बस्तियाँ कैसी होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, लिख सकते हैं ग्रामीण बस्तियाँ मुख्यतः गाँव में पाई जाती हैं। यहाँ के लोग जो होते हैं उनका जो मुख्य काम होता है वो कृषि करना, पशुपालन और अन्य प्राथमिक कार्यों में जो है वो लगे होते हैं। जनसंख्या घनत्व यहाँ पे समानता कम पाई जाती है, मतलब यहाँ पे आपको घनी आबादी गाँव में कम देखने को मिलती है। नगरीय बस्ती की बात करें तो ये शहरों कस्बों में पाई जाती है। यहाँ पे उद्योग, व्यापार, परिवहन, शिक्षा और अन्य सेवाएं जो है यहाँ पे अधिक विकसित होती हैं। तो बेसिक आप कह सकते हैं कि नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक और सुविधाएं जो है पाई जाती हैं। और यहाँ पे इस प्रकार दोनों बस्तियों में कार्य, जनसंख्या और सुविधाओं को अभी अंतर देखने को मिलता है। तो बहुत सिंपल तरीके से अंतर बता सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे, भारत में जल संसाधन की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, 4 उपाय बताइए। जल संरक्षण की बहुत आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, देखिए भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, कृषि विकास बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहा है, घरेलू उपयोग में जल की मांग लगातार बढ़ रही है और कई क्षेत्रों में भू जल स्तर बहुत कम हो रहा है, इसलिए भविष्य के लिए जल संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो पहला पॉइंट इसमें उपाय क्या है, पहला उपाय है वर्षा जल संग्रहण करना, यानी जो बारिश होती है इस बारिश के पानी को संरक्षण किया ताकि जो है आने वाले भविष्य में इसका इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा पॉइंट है जो जल है उससे अनावश्यक उपयोग को रोकना है, यानी फालतू जल को खर्चा नहीं करना है। तालाब और जलाशय का संरक्षण करना है ताकि जो वर्षा का पानी है उसको एकत्रित किया जाए और सिंचाई वगैरह में इसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपसे आपका विस्तृत क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ इस प्रकार से, जैसे कि विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक और मानवीय कारक विस्तार से इसकी व्याख्या कीजिए। अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो अथवा करके भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन और आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, मान लो पहला वाला आपको नहीं आ रहा है तो अथवा करके आप ये लिख सकते हैं, या आपको ये नहीं आ रहा है तो पहला वाला ले सकते हैं, दोनों में से कोई आपको एक करना होता है। फिर इसके बाद मानचित्र क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, 5 नंबर का विश्व का आएगा और 5 नंबर भारत का आएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि नील नदी जो है वो कहाँ बहती है, रॉकी पर्वत कहाँ पे है, तो इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो अगर संसार के मानचित्र में दिखाना है तो नील जो नदी है वो अफ्रीका में बहती है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे बहती है, मिस्र का वरदान कहा जाता है नील नदी को। तो आप जो है यहाँ पे इस प्रकार से अफ्रीका में दर्शा देंगे, ये नील नदी हो जाएगी और यहाँ पे लिख देंगे नील नदी, और इसके बाद जो है आपको कुछ करना नहीं है, पूरा नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही पूछा, दूसरा पूछा है रॉकी पर्वत। तो रॉकी जो पर्वत है वो आपका यहाँ पे पड़ता है अफ्रीका में। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख देंगे रॉकी पर्वत, इस प्रकार से रॉकी पर्वत, बस अब कुछ नहीं करना है, काम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इसके बाद है एंडीज पर्वत पूछा गया, तो उसी के नीचे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे आपका है एंडीज पर्वत, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंडीज पर्वत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालेंगे, बस पूरा काम हो जाएगा। ऐसे ही जापान का पूछा है, जापान का एक सघन क्षेत्र वाला राज्य पूछा है, सॉरी क्षेत्र पूछा है। तो जापान की राजधानी टोक्यो, तो यहाँ पे देखिए जापान है।
ठीक है। तो यहाँ पे गोला करके इस प्रकार से और यहाँ पे लिख देंगे जापान। अगर उसकी राजधानी टोक्यो आपको याद है तो टोक्यो लिख देंगे, बस काम आपका हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र पूछा गया है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये है। अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे भर के और यहाँ पे लिख देंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। बस आप इतना कर देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भारत का आपका पूछा जाएगा, जैसे कि आपसे पूछा गया है कपास उत्पादक क्षेत्र में महाराष्ट्र आपका है, तो कपास उत्पादक महाराष्ट्र आपको भरना है। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ महाराष्ट्र, तो आप यहाँ पे लिखेंगे महाराष्ट्र, कपास उत्पादक राज्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा आपसे, पूछा गया असम, जहाँ पे चाय उत्पादन होता है, तो माँ कसम असम। असम कहाँ पे है, ये देखिए बीचों बीच आपको असम यहाँ देखने को मिल जाएगा। छोटा सा गोला कर देंगे और यहीं पे ऊपर बना के एरो लिख देंगे असम, ठीक है। ये आपका हो जाएगा असम। इसके बाद तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है आपका कर्नाटक पूछा गया, कॉफी उत्पादक क्षेत्र। तो कर्नाटक कहाँ पे है, महाराष्ट्र के नीचे देखिए ये महाराष्ट्र है, इसके नीचे कर्नाटक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्नाटक, जहाँ पे कॉफी उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है। कर्नाटक हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया है उड़ीसा, जहाँ पे लौह इस्पात जो लौह अयस्क है उसका क्षेत्र है। तो उड़ीसा जो है आपका देखिए यहाँ पे है, ये है आपका उड़ीसा, तो यहाँ पे लिख देंगे उड़ीसा, जहाँ पे लौह अयस्क उत्पादन होता है। फिर आपसे पूछा गया है मुंबई बंदरगाह पूछा गया है, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और आपको यहीं पे समुद्र के तट पे भर देना है मुंबई, जो कि क्या है, बंदरगाह है। इस प्रकार से मानचित्र भरना होता है, सभी स्टेट आपको पता रहेगा, आसानी से भर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से पेपर आपका हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा और ऐसे ही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई डाउट रहता है, कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम और जो है आपको व्हाट्सएप चैनल पर लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।